क्या शर्त है हमारा? शर्त क्या हमारा हो सकता है, ये प्रश्न ही बन जाए कि Zn के इलेक्ट्रोड व कॉपर के इलेक्ट्रोड को संपर्क में रखकर बाह्य ऊर्जा किस रूप में? वैद्युत ऊर्जा के रूप में बाह्य ऊर्जा देने पर क्या होगा? ये हमारा सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि मान लेते हैं हमारा जो है एक अलग अलग पात्र है। इस पात्र में हमने क्या किया? वही सेम कंडीशन है। इसमें हमने 1 मोलर सांद्रता कॉपर SO4 और इसमें हमने 1 मोलर, यहाँ पे हम Zn ले लेते हैं क्योंकि हमेशा जो है एनोड का जो कार्य करेगा वो बाएं पर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 1 मोलर सांद्रता कॉपर SO4 का ले लिया। अब सेम कंडीशन इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने कॉपर की छड़ ले ली और इसमें हमने क्या ले लिया? Zn। अब क्या हुआ कि जब इन दोनों को किसी वैद्युत परिपथ से जोड़ेंगे, मान लेते हैं इस तरीके से वैद्युत परिपथ से भी जोड़ दे रहे हैं और इसी को जो है आगे चल के किसी अन्य परिपथ से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 2 तरीके का बनाने का तात्पर्य है, आप एनसीईआरटी में अच्छे से जो है बना लीजिएगा। हमारे कहने का तात्पर्य कि केवल इसमें कंडीशन आप समझिए। कंडीशन आप ये समझिए कि जब इन दोनों को हमने जोड़ दिया और एक तरीके से हम बाह्य ऊर्जा देंगे, एक हमारा क्या है, ये बाह्य स्रोत है और एक हमारा क्या है, इन दोनों के संपर्क से उत्पन्न ऊर्जा। ये ध्यान दीजिए आप कि वो वोल्ट, उत्पन्न वोल्ट कह देते हैं वोल्ट। अब उत्पन्न वोल्ट तो हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा हुआ है कि जब Zn के इलेक्ट्रोड को कॉपर के इलेक्ट्रोड के संपर्क में मानक अवस्था में संपर्क में जोड़ा जाएगा तो उनके द्वारा जो उत्पन्न वोल्ट होगा वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या फिर हम वोल्ट होगा। ये हमने बता के रखा हुआ, ये आपने पढ़ के भी रखा हुआ है। तो ये तो उत्पन्न वोल्ट है। अब सवाल बनेगा आपका क्या? 3 कंडीशन। कंडीशन कितने बनेंगे? 3। कौन कौन से? कि बाह्य स्रोत से आपने क्या किया, जो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो आपने बाह्य कितना किया? 1.1 वोल्ट से कम। यह आपको क्या बता रहा है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा? पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है हमारा जो है ये सब हमारे बाह्य स्रोत है, बाह्य स्रोत है। अगर क्या होगा कि 1.1 इलेक्ट्रॉन के बराबर कर दें और तीसरी कंडीशन होगी कि क्या होगा कि अगर बाह्य स्रोत जो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर दें? ज़्यादा कर दें। ये 3 कंडीशन। देखिए पहली चीज़ तो एक तो Zn को हम कॉपर से जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर हम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे क्या होगा? हमारा वो अभिक्रियाएं जो है स्वतः क्या होंगी? स्वतः परिवर्ती हो जाएंगी, स्वतः परिवर्ती अभिक्रिया दर्शाएंगी। यानी कि हमारे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम वोल्टेज देने पे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहाँ पे कॉपर जो है Zn जो है क्या किसका कार्य करने वाला है? हमारा जो है एनोड का कार्य करने वाला है। Zn एनोड और कॉपर क्या करने वाला है? कैथोड का कार्य करने वाला है।
धीरे धीरे हमें क्या देखना है भाई कि Zn जो है किसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए होना शुरू हो जाएगा और कॉपर जो है किसके लिए रिडक्शन के लिए अभिक्रिया देना शुरू हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समस्या अभी हम देखिए, हालांकि आपको चित्र में एक और चीज दिखाई गई होगी और आपको इस तरीके से कुछ दिखा होगा, इसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं, लवण सेतु। हाँ, इंग्लिश में इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं। ये भी है लेकिन इससे कोई फर्क आपको पड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद में इसके बारे में हम चर्चा विद्युत रासायनिक श्रेणी में करेंगे। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि ये स्वतः परिवर्ती अभिक्रिया Zn एनोड और कॉपर कैथोड में है। अब ये कब होगा? जब हम 1.1 वोल्ट से कम अभिक्रिया संपन्न करेंगे। क्या करेंगे? जब हमारा ये बाहर जो ऊर्जा है वो 1.1 वोल्ट जीता, मतलब जितना मिल रहा है उतना ही आप रिटर्न भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई कैथोड कोई एनोड का कार्य नहीं करेगा, कहीं पे भी रिडक्शन नहीं होगा, कहीं पे भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन जब हम 1.1 वोल्ट से अधिक इलेक्ट्रॉन हम जब प्रवाहित करने लगते हैं तो ये अस्वतः, ये किसका कार्य करने लगती है? अस्वतः परिवर्ती अभिक्रिया हो जाती है। यानी कि ये अभिक्रिया अब हमारी किसकी? वैद्युत अपघट्य की भांति कार्य करती है, वैद्युत अपघटनी सेल की भांति कार्य करती है। किसकी भांति कार्य कर रही है? वैद्युत अपघटनी सेल। कब? जब इन दोनों के विद्युत वाहक बल, यानी इन दोनों के मानक इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर से अधिक वोल्ट हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कंडीशन में ही ये वैद्युत अपघटनी सेल का कार्य करती है। इसी कंडीशन में Zn क्या होगा? Zn होगा Zn डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड पर यह अभिक्रिया होगी और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? कॉपर डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। ये अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ये अर्ध अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इसी को हम क्या कहेंगे कि Zn धातु का गलना। अब ये Zn जो है धीरे धीरे गल कर विलयन में जाएगा और कॉपर क्या होगा? विलयन में उपस्थित जो कॉपर SO4 है वो धीरे धीरे एकत्रित होकर क्या बनेगा? कॉपर का बनना प्रारंभ। और इन दोनों का अगर हम रिएक्ट करा दें एक दूसरे से तो हमारा जो मेन इक्वेशन प्राप्त होगा वो होगा Zn प्लस कॉपर डबल प्लस इक्वल टू Zn डबल प्लस कॉपर। यह हमारी पूर्ण अभिक्रिया कहलाएगी। इसको सांकेतिक रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो Zn ऑब्लिक Zn डबल प्लस डबल ऑब्लिक कॉपर डबल प्लस ऑब्लिक कॉपर, इसका सांकेतिक रूप हो जाएगा। इस केस से हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि हमने बाहर से ऊर्जा दी जिसके कारण ये अभिक्रिया संपन्न होना शुरू हो गया। यानी इस स्थिति में क्या होगा कि Zn का पिघलना और कॉपर पर अधिक मात्रा में कॉपर का बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी किसके लिए? वैद्युत अपघटनी सेल के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से वैद्युत अपघटनी सेल होता है और कैसे कार्य करता है। ये आपको बहुत ही मोटिव देगा कि रिएक्शन कैसे कराया जाए। आगे चलते जब ये चैप्टर समाप्त होगा और हम एक्सरसाइज कराएंगे तो वहाँ पे हम आपको नॉलेज देंगे कि पहली कंडीशन की क्या होता है NaCl का जो है इसको कहते हैं हम लोग जो है अधिक सांद्रता में, और दूसरा होता है NaCl का जलीय विलयन। अब इन दोनों में जब वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कराई जाती है तो दोनों के रिएक्शन अलग अलग मिलते हैं। किसके कैसे रिएक्शन मिलेंगे, किस प्रकार से इसे समझा जाएगा, ये हम आगे चल के समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।